हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में रीति काल तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल ये क्लास जो है केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और बीपीएससी 4.0 या वो एग्जाम जहां भी हिंदी साहित्य आते हैं उन सभी के लिए उपयोगी होगी। आइए देखते हैं आधुनिक युग, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। आधुनिक युग का परिचय इस प्रकार से है। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग वह काल था जिसमें साहित्य ने परंपरा से निकलकर समाज, राष्ट्र, व्यक्ति, यथार्थ, सुधार, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और आधुनिक चेतना को केंद्र बनाया। यानी हिंदी साहित्य का आधुनिक युग वह समय था, जैसे कि आप सभी ने देखा आधुनिक काल से पहले रीति काल में जो साहित्य था वो श्रृंगारों तक बंधा हुआ था। वियोग श्रृंगार, संजोग श्रृंगार के में बंधा हुआ था, यानी नियमों से बंध कर चल रहा था। रीति यानी एक नियम में बंधा हुआ था। भक्ति काल में जो साहित्य था वो भक्ति भाव से युक्त था। आदि काल का जो साहित्य था वो वीरता प्रधान था। लेकिन जब आधुनिक काल का साहित्य आया, इस समय साहित्य जो था उस समाज, राष्ट्र, व्यक्ति, यथार्थ, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और आधुनिक चेतना, आधुनिक जन जागरण को केंद्र बनाया। इस युग में साहित्य राजाश्रय से हटकर जन जीवन से जुड़ा और भाषा भी जन भाषा बनी। इस समय जो भाषा थी वो भी जन भाषा बनी और साहित्य जो था राजाश्रय, जैसे रीति काल में जो कवि हुआ करते थे वो राजा के दरबार में रहते थे और राजाओं की प्रशंसा में कविताएं किया करते थे, काव्यों की रचना किया करते थे। लेकिन आधुनिक काल में जो साहित्य रचा गया वो लोगों को जागृत करने के लिए रचा गया। इसका जो समय था वो 1857 ईस्वी से 1857, जैसे हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 में हुआ था, उस समय से लेकर वर्तमान समय तक माना जाता है। अब आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि क्या क्या थी देखते हैं। आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि थी 1857 का विद्रोह, अंग्रेजी शासन और पाश्चात्य शिक्षा। अंग्रेजी शासन इंडिया में पूरी तरह से जकड़ित कर चुका था। पाश्चात्य शिक्षा यानी वो यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा भी देने के लिए सभी को मजबूर कर रहे थे। ये जो भी शिक्षित होगा वो अंग्रेजी में होगा, अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे थे। आज तो हम सभी देख ही रहे हैं कि हमारे देश की भले राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन राजभाषा हिंदी है, लेकिन अभी भी जो सारे काम है वो राष्ट्रभाषा हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में ही होता है। हिंदी पढ़ने वाले को कम पढ़ा लिखा माना जाता है और जो भी इंग्लिश जानता है उसे बहुत ज्ञानवान और बहुत नॉलेजेबल माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, नव जागरण समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। लोकतांत्रिक चेतना का विकास हुआ, यानी लोगों में लोकतंत्र के प्रति चेतना विकसित हुई। उन सभी ने सोच समझा कि अब हमारे अंग्रेजों से किसी तरह से मुक्त होना है, तो अंग्रेजों से मुक्त होने का जो साधन था वो उस समय प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना हो गया था, विकास हो चुका था। तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा यानी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उसमें बहुत सारी कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, अलग अलग तरह से साहित्य का विकास हुआ। उन सभी के माध्यम से लोगों को जागृत किया जा रहा था। अब आधुनिक युग का काल विभाजन इस प्रकार से था। सामान्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया था, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग का समय सीमा जो था 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, यानी भारतेंदु जी के नाम से ही इस युग का नाम जो था भारतेंदु युग पड़ा था। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा, जिसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी मानी जाती है। और छायावाद, जिसकी समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी मानी जाती है। उसके बाद छायावादोत्तर युग, जिस समय प्रगतिशील प्रयोगवाद,
आधुनिक कविता, नई कविता, ये सब का विकास हुआ। यानी छायावादोत्तर युग जो था वो था आधुनिक उस समय से लेकर यानी 1936 से अब वर्तमान समय तक। अब भारतेंदु युग जो था उस 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इसका नामकरण इस युग का नाम जो था भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही रखा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं ये यदि ये हमारे वाले बच्चे KVS NVS वाले लिखेंगे कोटेशन में तो टीचर्स अच्छे नंबर देंगे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, यानी सभी उन्नति का एक ही मूल है, वो क्या है, हमारी निज भाषा यानी हमारी अपनी मातृभाषा। भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस युग की भारतेंदु युग की विशेषताएं जो थी वो इस प्रकार थी। इस युग की प्रमुख विशेषता थी नवजागरण की चेतना, राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, धर्म, जाति, इन सभी में सुधार किया गया। पत्रकारिता का विकास हुआ, खड़ी बोली हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ी। नाटक और गद्य का विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटक का प्रणेता कहा जाता है। पहले नाटककार जो थे वो हिंदी साहित्य के भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। प्रमुख साहित्य कार्य उनकी कृतियां। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। इनका निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। अन्य लेखक जो थे वो थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी। इसमें आपसे पूछ सकता है 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कोई और दे देगा और भारतेंदु युग के कवि कौन है। तो भारतेंदु युग के सबसे प्रसिद्ध कवि थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी और भारतेंदु जी तो थे ही, कोई और एक अलग दे देगा। साहित्य का महत्व क्या था। हिंदी गद्य की नवीन विद्या थी। हिंदी गद्य का जो था वो नींव डाला गया था। पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। सामाजिक चेतना का विकास हुआ था। द्विवेदी युग। अब था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का फ्रेंड्स ये सारा हम लोग डिटेल्स में अलग वीडियो में देखेंगे। इसमें आधुनिक युग का एक शॉर्टकट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। द्विवेदी युग का नामकरण जो था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। वे सरस्वती पत्रिका का संपादक 1903 ईस्वी से संभाले थे, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जो थे द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। उस समय उनकी एक रचना थी हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ये राष्ट्रीय चेतना और आत्मबोध की भावना से ओतप्रोत कविता थी, क्योंकि आप सभी को पता था उसमें सभी के दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि देश आजाद करना था। इस युग की विशेषता यानी द्विवेदी युग की विशेषता जो थी भाषा भाषा का परिष्कार हुआ, नैतिकता और आदर्शवाद का विकास हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, शास्त्रीय अनुशासन का विकास हुआ, साहित्य में सुधारवादी दृष्टि का विकास हुआ। साहित्य को जो था वो श्रृंगार और रसों से अलग करके सामाजिक सुधार समाज की तरफ जोड़ा गया। द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना थी भारत भारती। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और इनकी रचना थी प्रिय प्रवास। इसका महत्व था खड़ी बोली को मानक रूप प्रदान हुआ, कविता को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा गया, साहित्य में अनुशासन लाया गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि द्विवेदी युग में क्या क्या बदलाव हुए। उसके बाद आता है हमारा छायावाद युग। छायावाद का अर्थ होता है, छायावाद वह काव्यधारा है जिसमें व्यक्तिगत अनुभूति, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद और आत्माभिव्यक्ति प्रमुख थी। यानी छायावादी युग में जो था व्यक्तिगत अनुभूति प्रसिद्ध थी, प्रकृति का चित्रण हो रहा था, रहस्यवाद की भावना, व्यक्ति अभिव्यक्तिवाद की प्रमुखता थी। छायावाद के 4 स्तंभ माना जाता है, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा का रूप माना जाता है। इसमें ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना थी कामायनी।
इनका नाटक था फेमस ध्रुव स्वामिनी। अरुण या मधुमय देश हमारा, अरुण या मधुमय देश हमारा, यहाँ हमारा होगा। जहां पहुंची अनजान क्षितिज को मिला राही, यानी जहां पहुंचे अनजान क्षितिज, यानी वही क्षितिज को मिला राही। सुमित्रा नंदन पंत का रचना था पल्लव और गुंजन, और उनकी एक लाइन बहुत ही प्रसिद्ध है, छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। महादेवी वर्मा को दुर्गा कहा जाता है, जिनकी रचना थी यामा और निहार। इन्होंने मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर नीरव हूँ, स्पंदन में चीर नीरव हूँ। ये सब पंक्तियां आप लोग याद कर लेंगे तो आपको कोटेशन के रूप में दे सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना थी परिमल और अनामिका। इन सब कवियों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे अगले वीडियो में। वह तोड़ रही पत्थर इलाहाबाद, देखो मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। ये क्या दिखा रहा है? उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी, महिलाएं जो थी, श्रमिक जीवन को दिखा रहा है। छायावाद की विशेषता जो थी, आत्म केंद्रित थी, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन था, रहस्यवाद की भावना व्यक्त थी, संस्कृत निष्ठ भाषा प्रसिद्ध थी। उसके बाद आता है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग एवं प्रगतिशील युग, जिसका समय सीमा 1936 से 1950 ईस्वी माना जाता है। अब प्रगतिवाद का उदय 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रमुख लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, जिनकी रचना गोदान और निर्मला थी। उनका उपन्यास है गोदान, जो कृषक जीवन की त्रासदी को दिखा रहा है, और निर्मला जिसमें बेमेल विवाह को दिखाया गया है। जसपाल का झूठा सच, जो कि झूठा सच उपन्यास है, जिसमें अपने देश के अलगाव को दिखाया गया कि किस तरह से देश आजाद तो लोगों को पलायन करना पड़ा, उसको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। नागार्जुन उस समय के जन नेता थे, जन नेता कहा जा सकता है। वो हमेशा जनता की यथार्थ चित्रण करते हैं, जैसे कई दिनों तक चूल्हा रोया, चाकी पड़ी उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। नागार्जुन की कविता बहुत ही शानदार लगती है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसकी विशेषताएं थी यथार्थवाद, शोषण के विरुद्ध आवाज, किसान मजदूर की पीड़ा और सामाजिक असमानता। उसके बाद आता है प्रयोगवाद और नई कविता, जो 1950 से 1970 ईस्वी उसकी समय सीमा मानी जाती है। प्रयोगवाद का अर्थ होता है नवीनता और परीक्षण, अर्थात काव्य में नए भाव, नए प्रतीक, नई भाषा और नए प्रयोग करना ही प्रयोगवाद है। इसका काल या सीमा जो है एक्चुअल में 1943 से 1950 ईस्वी माना जाता है, यानी छायावाद के बाद और नई कविता के पहले का जो समय है वो है प्रयोगवाद। इसमें इस समय व्यक्तिगत अनुभव, भाषा की नवीनता, शिल्प का प्रयोग और प्रमुख कवि जो थे इसके अज्ञे ने प्रयोगवाद की स्थापना की थी। इनकी तार सप्तक, जिन्होंने 4 तार सप्तक बनाया था, जिसमें एक तरह की रचना करने वाले 7 कवियों का जोड़ा बनाए थे। अज्ञेय और मुक्तिबोध प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद आता है समकालीन कविता। समकालीन कविता का समय 1970 से वर्तमान तक माना जाता है। इसकी विशेषताएं जो थी वैश्वीकरण, स्त्री विमर्श, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, मीडिया और डिजिटल प्रभाव। इसके प्रमुख लेखक जो हैं वो हैं निर्मल वर्मा, उदय प्रकाश, मृदुला गर्ग। अब देखते हैं आधुनिक युग का समग्र महत्व क्या है। में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का स्वर प्रस्तुत हुआ, साहित्य को लोकतांत्रिकरण किया गया, समाज का दर्पण बना साहित्य, और वैश्विक स्तर पर पहचान मिली किसको? हिंदी साहित्य को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे KBS NBS EMRS और BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारे वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और यदि आप लोग इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम बदलाव करके आप लोग तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू। हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।